अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी जमीन पर 21% खुश्की और 71% पानी है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे जानदार रहते हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए। ना ही हम हमारे समंदर के आखिरी किनारे के बारे में जान पाए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी कायनात में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जिस पर सिर्फ समंदर है और कुछ नहीं, जिसका साइज हमारी जमीन के समंदर से कई गुना बड़ा है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या साइंसदान कभी इसका किनारा ढूंढ पाएंगे? और इतने बड़े समंदर के अंदर क्या कुछ होगा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा समंदर हो जिसका पानी लगातार बॉयल हो रहा हो और इसका कोई किनारा भी ना हो और ये पानी दूर दूर तक फैला हुआ हो, अगर हमारे साइंसदान ऐसे समंदर को ऑब्जर्व करने लगे तो उन्हें इसका किनारा ढूंढने में कई लाखों और करोड़ों साल लग सकते हैं। इस अमेजिंग और पुरस्कार प्लेनेट का नाम है ग्लीज 1214b। इस प्लेनेट की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि इस पर पानी का बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि किसी प्लेनेट पर पानी तभी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है जब वो प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और वहाँ पर टेम्परेचर ऐसा हो जिससे ये पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। लेकिन ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में नहीं आता। साइंसदानों के मुताबिक इस प्लेनेट के अंदर रेडियो एक्टिव वेव्स पैदा होती है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट की बर्फ पिघल कर समंदर में कन्वर्ट हो जाती है। सेम यही अमल हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के चांद यूरोपा और गैनीमेड पर भी होता है। इन दोनों मून्स की सरफेस बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन जुपिटर की पावरफुल रेडिएशन और टाइडल फोर्सिंग की वजह से इन मून्स के अंदर हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से इन मून्स की सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समंदर बन जाता है। क्योंकि ये मून सूरज से बहुत ज्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से इनकी सतह पर बर्फ जमी रहती है। लेकिन जब हम एक समंदर के प्लेनेट की बात करते हैं तो ये अमल थोड़ा डिफरेंट होता है। हो सकता है कि इस प्लेनेट की सरफेस भी बर्फ की हो, लेकिन इसके बारे में अभी तक साइंसदान कुछ नहीं कह सकते। इस प्लेनेट की फॉर्मेशन की थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और इसकी एवेल्यूशन के प्रोसेस को 2004 में एक फ्रेंच एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने शुरू किया था। इसकी थ्योरी के मुताबिक अगर किसी बनते हुए प्लेनेट का मैस जमीन से 10 गुना ज्यादा हो तो ये प्लेनेट हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इस तरह से ये एक गैस जायंट बन जाता है। अगर इस प्लेनेट का मैस हमारी जमीन के मैस से 6 से 8 गुना ज्यादा हो तो इस न्यू प्लेनेट पर आइस और रॉक्स होंगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन के टोटल पानी का मैस जमीन के टोटल मैस का 0.025% है और इस प्लेनेट पर पानी का मैस इसके टोटल मैस का 10% है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। अगर सच में इसके समंदर का मैस इतना है तो ये प्लेनेट अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर होगा, जिसकी वजह से ये एक आइस जायंट हो सकता है या एक कोल्ड सुपर अर्थ होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके समंदर के अंदर रेडियो एक्टिव डिके की वजह से बर्फ मेल्ट होकर पानी में तब्दील हो जाती है, जिससे ये समंदर बनता है और ये अमल इस प्लेनेट की कोर में होता है। लेकिन इस प्लेनेट की आउटर लेयर्स फ्रीज ही रहेंगी। अगर कोई प्लेनेट खुद को अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ले आएगा तो इसकी आउटर लेयर्स पिघलकर इसकी सारी सरफेस पर फैल जाएंगी। इस तरह से एक बगैर किनारे वाला समंदर बनेगा। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से पता चलता है कि वो प्लेनेट जिसका मैस जमीन के मैस से 6 से 8 गुना ज्यादा हो तो इस प्लेनेट पर 100 किलोमीटर तक थिक पानी की लेयर्स होती हैं और हो सकता है कि पानी की इस अमाउंट का प्रेशर 20,000 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। ये प्रेशर इसके टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज और दूसरे पैरामीटर्स पर इन्हिसार करता है। इस प्रेशर की वजह से एक खास किस्म की बर्फ बनती है जिसका नाम आइस 7 है। नहीं, वैसी बर्फ नहीं जैसी आपकी फ्रिज में मौजूद होती है। ये बर्फ उस बर्फ से डिफरेंट होती है। ये आइस का एक क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म होता है जो सिर्फ उस कंडीशन में बनती है जहाँ पानी में प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा हो। साइंसदानों के मुताबिक इस प्लेनेट पर इतना प्रेशर है जिसमें आइस 7 बन सके। ये आइस इस प्लेनेट के समंदर के नीचे बैठ जाती है और एक बहुत बड़ा क्रियोस्फेयर बनाती है जो और ज्यादा कोर को बंद कर देती है। जब इस प्लेनेट के डिम स्टार को 42 लाइट ईयर्स दूर देखा गया तो इस स्टार का नाम ग्लीज 1214 रखा गया। ये एक रेड ड्वार्फ है और इसका डायमीटर सूरज के डायमीटर से 5 गुना छोटा है, जो कि सूरज के मुकाबले में 15.7% है, जबकि इसकी सरफेस का टेम्परेचर सिर्फ 3000 केल्विन है।
इस स्टार के बारे में कोई और खास बात नहीं है। ये स्टार कोई इतना खास नहीं है। इस तरह के अरबों स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, लेकिन इसकी सबसे खास चीज इसको ऑर्बिट करने वाला प्लेनेट है, जिसे 2009 में डिस्कवर किया गया, जिसका नाम ग्लीज 1214b रखा गया। और ये एक्सो प्लेनेट 6.5 गुना हमारी जमीन से बड़ा है। कैलकुलेशन से पता चलता है कि इस प्लेनेट की सरफेस पर फ्री फॉल एक्सेलरेशन जमीन के मुकाबले में सिर्फ 91% है। ग्लीज 1214b की एवरेज डेंसिटी तकरीबन 1807 किलोस पर क्यूबिक मीटर है। इस कदरे स्मॉल वैल्यू को जज करने से ये पता चलता है कि ये प्लेनेट ज्यादातर मेटल्स और रॉक्स का बना हुआ है, लेकिन ये एवरेज डेंसिटी वैल्यू दुरुस्त लगती है। इस प्लेनेट का 75% हिस्सा पानी या पानी वाली बर्फ पर मुश्तमिल है और सिर्फ 25% रॉक्स हैं। लिहाजा ये कहना सही होगा कि ये एक्सो प्लेनेट एक ओशन प्लेनेट है। वैसे ये एक्सो प्लेनेट अपने स्टार के बहुत करीब वाक़ है। इसका अपने स्टार से एवरेज डिस्टेंस सिर्फ 2 मिलियन किलोमीटर है, जो हमारी जमीन और सूरज के दरमियान फासले से 75 गुना कम है। और इस ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी 0.27 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉइंट पर अपने स्टार के करीब होता है और एक पॉइंट पर अपने स्टार से दूर होता है। ये प्लेनेट अपना ऑर्बिट सिर्फ 36 आवर्स में कंप्लीट करता है। हो सकता है कि रेड ड्वार्फ ग्लीज 1214 हमारे सूरज से 300 गुना ज्यादा डिम हो और इसकी ये प्रॉक्सिमिटी ग्लीज 1214b पर बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट बनाती है। इसकी सरफेस के रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को देखें, ये वीनस की सरफेस से मिलती जुलती है। इसके सरफेस का टेम्परेचर 393 केल्विन है। इसकी डार्क साइड का टेम्परेचर शायद 553 केल्विन तक जा सकता है। साइंसदानों ने ग्लीज 1214b को अपने स्टार की डिस्क पर गुजारते हुए इसके एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर ये प्लेनेट सच में एक ओशन प्लेनेट है, तो इसके एटमॉस्फेयर में काफी हद तक कुछ गैसेस के साथ पानी की बुखारात होंगे। दिलचस्पी की बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम या कोई दूसरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस नहीं होंगे, जैसे CO2 और अमोनिया हैं, जिनको अब तक इस प्लेनेट के स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट किया गया है। ग्लीज 1214b की सरफेस की कंडीशन से पता चलता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टीम बॉयलर है और इसके लोएस्ट स्टार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी जमीन से 15 गुना ज्यादा होना चाहिए। जब हम समंदर के लोअर स्ट्रेटा तक गहराई में देखते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा जब तक हम 100 किलोमीटर की गहराई तक नहीं पहुँच जाते। इस गहराई में प्रेशर की वैल्यू में पानी इतने हाई टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। फिर हमें समंदर का बॉटम नजर आएगा, जो डेंस और हैवी आइस से बना है और ये 5000 किलोमीटर तक थिक है। लिहाजा साइंसदानों के मुताबिक प्लेनेट पर ज्यादातर पानी यहाँ पर हो सकता है। क्रायोस्फीयर के नीचे इसकी कोर होगी, जो रॉक्स और मेटल्स की बनी होगी। बदकिस्मती से इस समंदर में लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती और इसके सरफेस का टेम्परेचर भी इतना नहीं है कि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। इस प्लेनेट पर जो समंदर है, उस पर किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वजूद नहीं है, जो जिंदगी के लिए बुनियाद हैं। यहाँ तक कि मेट्रॉइड्स जो इस प्लेनेट की सरफेस पर बम्बार्डमेंट करते हैं। इसकी केमिकल डाइवर्सिटी जहाँ जिंदगी के लिए कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी ओशन प्लैनेट्स को स्टडी करना साइंसदानों की दिलचस्पी का मरकज है। नासा के मैथमेटिकल मॉडलिंग एस्टिमेट के मुताबिक हमारी यूनिवर्स में इस किस्म के प्लैनेट्स की तादाद बिलियंस में है। आप जानते हैं कि हमारी कायनात में पानी एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड रखता है। इसका मतलब ये है कि न्यू ओशन प्लैनेट को ढूंढने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।